दोस्तों मेरा उद्देश्य किसी को पढ़ाना नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो केमिस्ट्री के छठे चैप्टर, सातवें और आठवें चैप्टर जो लुसेंट में दिया गया है, लुसेंट जीके में, उसमें से कौन कौन चीज़ें छोड़ना है और कौन कौन चीज़ पढ़ना है वो आपको पता चल जाएगा। और उसको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। तो सारे ट्रिक अगर एक साथ पाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इससे पहले जो भी 5 चैप्टर है उसका भी मैंने बता दिया है, पढ़ा दिया है, समझा दिया है, जो जिसका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो पहला टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसका नाम है ऑक्सीकरण और अवकरण। तो इसमें बस दो ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीकरण और अवकरण। तो इस दोनों का परिभाषा को समझेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों समझते हैं ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक। दोस्तों विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना, यानी कि उसका अनुपात अगर बढ़ जाए, या धनावेश का बढ़ना, धनावेश का बढ़ना, इस पर कोई भी धनावेश नहीं था, यहाँ पर धनावेश आ गया। तो धनावेश का बढ़ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग, जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल गया, तो ठीक है, इसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे कि सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके N+ आयन बनाता है, और इसी को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और यहाँ पर देखिए जो दिख रहा है लोहा, आयरन, वो भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को मतलब कि बाहर निकाल रहा है, त्याग रहा है। तो इस पर एक चार्ज बढ़ गया, धन आयन बढ़ गया, ठीक है, तो इसका भी ऑक्सीकरण हो गया। और देखिए अवकरण किसे कहते हैं। तो विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात बढ़ जाना, विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात बढ़ जाना, धनावेश का घट जाना। देखिए उसमें था धनावेश का बढ़ जाना और इसमें है धनावेश का घट जाना, यानी कि एक दूसरे का ये विपरीत है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, उसमें था इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, यानी ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अवकरण कहलाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर Cu जो है दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, Cu+2, ठीक है, +2 है, जो दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cu बना देता है। और Cl दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके 2Cl- बना देता है, यानी कि जो है ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बनाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो अवकरण, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो ऑक्सीकरण, ठीक है। इसी के साथ ये छठा चैप्टर खत्म होता है। चलिए सातवें चैप्टर में चलते हैं। दोस्तों सातवां चैप्टर जो दिख रहा है अम्ल भस्म एवं लवण, ये तो पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज हम लोग और इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। लेकिन आज हम लोग इस इम्पोर्टेंट में भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वह है कुछ प्राकृतिक अम्ल और उसके स्रोत। मतलब कि अम्ल और प्राकृतिक स्रोत, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको सिरका, तो सिरका का हो जाएगा एसिटिक अम्ल। इसको याद करना है, सिर को एसी में रखिए तब मतलब ठंडा रहेगा। सिर को एसी में रखना है, कहाँ रखना है, सिर को एसी में रखना है, तभी वो ठंडा रहेगा। सिरका हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ठीक है। और अचार में भी एसिटिक अम्ल रहता है। सिर को कहाँ रखना है, एसी में रखना है, और अचार में भी एसिटिक अम्ल होता है, याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है संतरा, इसको जैसे कि संतरा का है सिट्रिक अम्ल। तो दोस्तों नींबू में भी होता है सिट्रिक अम्ल, संतरा में भी होता है, और नारंगी में भी होता है। संतरा को ही नारंगी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए नी से हो जाएगा नींबू, स से हो जाएगा संतरा, और ना से हो जाएगा नारंगी। तो नींबू, संतरा और नारंगी में तो निशान, ठीक है, नींबू, संतरा और नारंगी में हो जाएगा सिट्रिक अम्ल, ठीक है। निशान सही होना चाहिए, निशान सही होना चाहिए। जो निशाना लगा रहे हैं, निशाना लगा रहे हैं, वो निशाना कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो सही से हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। इसको ही साइट्रिक अम्ल भी बोला जाता है। चलिए आगे देखते। आगे है इमली। इमली दोस्तों इमली और अंगूर में जो है एक ही प्रकार का अम्ल पाया जाता है, वो है टार्टरिक अम्ल, ठीक है, टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल इसको याद करेंगे। इमली और अंगूर का नाम सुनते ही
जीभ से मुंह से पानी टपकने लगता है, ठीक है, तो उसी को टपकने लगता है, तो टपकने से हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। उसके बाद है टमाटर, और टमाटर में दोस्तों होता है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर और अमरूद, टमाटर और अमरूद में जो होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो टमाटर जो है उसको मिलाइएगा तो जेली के जैसा बन जाएगा, जेली, ठीक है, टमाटर अमरूद जेली, तो हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। दोस्तों उसके आगे है दही, दही और खट्टा दूध। दही और खट्टा दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। दोस्तों अगर आपको लाइटिंग साफ करना है तो दही और दूध खाना होगा, खट्टा, ठीक है, इस प्रकार से याद कर लीजिएगा, लैक्टिक अम्ल। उसके बाद है नींबू, नींबू सिट्रिक अम्ल, नींबू सिट्रिक अम्ल, जो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, निशाना लगाना है सही सही। चलिए आगे है चींटी का डंक, बिच्छू का डंक और बिच्छू की बूटी और मधुमक्खी का भी डंक जो है उसे मेथनोइक अम्ल होता है, और इसी को ही फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है, मेथनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। और अंगूर को हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, अंगूर और इमली का नाम सुनते ही क्या टपकने लगा था, लार टपकने लगा था, तो टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। दुर्गंध युक्त मक्खन, मक्खन मक्खन जो है ना, कोई अगर सुंदर है तो उसको क्या कहते हैं, मक्खन की तरह सुंदर है, मक्खन, मक्खन ब्यूटीफुल, ठीक है, मक्खन ब्यूटी, मक्खन जो है ब्यूटी हो जाएगा, ब्यूटीफुल। उसके बाद है सेब। दोस्तों सेब जो है, सेब है मैलिक अम्ल, सेब का होता है मैलिक अम्ल, मतलब कि सेब में होता है मैलिक अम्ल। तो सेब जो है मालिक लोग खाते हैं, गरीब लोग कैसे खाएंगे, लेकिन दोस्तों खाते होंगे, लेकिन यहाँ पर ट्रिक बनाया गया है, सेब जो है मालिक लोग खाते हैं। उसके बाद है वसा, तो वसा को हो जाएगा सटियरिक अम्ल, ठीक है, वसा सटियरिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद है जैतून का तेल, जैसे कि आप सैलून में जाइएगा और कहिएगा जैतून के तेल से मालिश कर दीजिए, तो कहेगा कि ओल के तेल से मालिश कर देते हैं, वो खौंच के कहेगा, काहे कि जैतून का तेल उसको पता ही नहीं है, तो ओल के तेल, तो इस प्रकार याद हो जाएगा, तो ओलिक अम्ल हो जाएगा, जैतून का तेल में होता है ओलिक अम्ल। उसके बाद है प्याज, आंवला और विटामिन सी, प्याज, आंवला और विटामिन सी। दोस्तों एस्कॉर्बिक, तो इसको एस्कॉर्बिक याद रखना है, स्कॉर्पियो, जो स्कॉर्पियो से चलते हैं वही लोग ना प्याज, आंवला और विटामिन सी खाएंगे, क्योंकि ये सब महंगा, चुप, क्योंकि यही तीनों तो महंगे होते हैं, क्योंकि यह तीनों महंगे होते हैं, तो स्कॉर्पियो वाले ही ना सिर्फ खा पाएंगे प्याज, आंवला, विटामिन सी। इसको हम सिर्फ समझाने के लिए, ट्रिक के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गरीब लोग नहीं खाते हैं, ठीक है, स्कॉर्पियो वाले प्याज, आंवला और विटामिन सी खाते हैं। उसके बाद मृदु पेय पदार्थ, इसमें होता है कार्बोनिक अम्ल, और सोडा वाटर इसी को कहा जाता है, इसमें भी होता है कार्बोनिक अम्ल। उसके बाद है चाय, दोस्तों चाय टैनिक अम्ल, चाय में होता है टैनिक अम्ल, चाय में होता है टैनिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ता है, क्या इंपॉर्टेंट है देखिए यहाँ पर, बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का उपयोग करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। उसके बाद है नोट, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है, फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग होता है। दोस्तों फोटोग्राफी में भी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है, और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है, ठीक है, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। और उसके बाद है कुछ अम्लों की प्रबलता घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा प्रबलता होता है HCl में, फिर HNO3 में, फिर H2SO4 में, फिर CH3COOH में। उसके बाद है नोट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम म्यूरिएटिक अम्ल है, यह खनिज अम्ल भी है, मतलब इसका खनिज अम्ल भी कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, HCl को, और ये हमारे पेट में आमाशय में रहता है। उसके बाद देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ सामान्य पदार्थ का पीएच मान, इसको हम ट्रिक से याद करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान, पदार्थ है और पीएच मान है। इधर है समुद्री जल, समुद्री जल, इसको याद करेंगे, अगर समुद्री जल आप पी लेते हैं तो अपच हो जाएगा, ठीक है, अपच, तो अ से हो जाएगा 8 और च से हो जाएगा 4, अ से हो जाएगा 8 और च से हो जाएगा 4, ठीक है, याद हो जाएगा। रक्त और आंसू,
यानी कि समुद्री जल का जो होता है 8.4 होता है, तो अपच से याद हो जाएगा। उसके बाद है रक्त और आंसू, ठीक है। आंसू जो है ना हमेशा सच्चा होता है, ऐसे ही आपको, क्योंकि आंसू तभी गिरता है जब सच्चा होता है, ठीक है। तो रक्त आंसू मतलब खून के आंसू रोए, खून के आंसू रोए, और आंसू कैसा होता है, सच्चा। तो से हो जाएगा 7, 4 से हो जाएगा 4, ठीक है। 7.4 रक्त और आंसू का हो जाएगा पीएच मान 7.4। उसके बाद है लार जो है वैसे तो उदासीन होता है 7 होता है, लेकिन अब थोड़ा देर रुक जाइएगा तो हो जाता है 6.5, और अगर क्षारीय चीज़ खा लिए तो हो जाएगा 7.5, यानी कि इसी के बीच में ये रहता है लार का पीएच। ऐसे ज़्यादा करके परीक्षा में 6.5 ही दिया रहता है, तो 6.5 पर ही टिक लगाना है। उसके बाद है दूध। जैसे कि दोस्तों आप जानते होंगे कि दूध का उपयोग कौन कौन करता है। तो दूध का उपयोग 2 लोग करते हैं। पहले तो पहलवान लोग जो 6 पैक बनाने के लिए करते हैं, 6 पैक, तो 6 से हो जाएगा 6, ठीक है। और चाय बनाने के लिए करते हैं तो चाय से हो जाएगा 4, 6 पैक और 4 चाय बनाने के लिए करते हैं, तो 6.4 हो जाएगा दूध का पीएच मान। उसके बाद है मूत्र दोस्तों, यूरिनल का जो महक आता है उसको देख करके हर कोई कहता छी छी छी, तो छी से हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद है शराब। तो शराब को ऐसे याद रखना है, शराब जब 2 लोग पीते हैं तो कैसे पीते हैं, टक्कर लगाते हैं, गिलास को, और यहाँ पर दिख रहा होगा 2 लोग हैं और 8, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा 2 लोग टक्कर लगाए हुए हैं, यानी कि 2 गिलास आपस में मिला हुआ है। उसके बाद है सिरका। तो सिरका को शराब से ही जोड़ के याद करना है, शराब के बाद सिरका फिर नींबू। नाम याद हो जाता है लगातार, लेकिन ये नहीं याद होता रहता है, तो इसको हम बताते हैं अभी। शराब सिरका नींबू, शराब सिरका नींबू, शराब सिरका नींबू। उसके बाद 8 का आधा कर देना है, इधर का 2 ही रहेगा, 8 का आधा कीजिए फिर 4 का आधा कीजिए, बस हो गया ट्रिक। उसके बाद देखिए दोस्तों, सोरेनस ने 1909 ईस्वी में पीएच स्केल दिया था। सोरेनस ने 1909 ईस्वी में पीएच स्केल दिया था, जिसके आधार पर ही हम लोग इस सब का पीएच मान निकाल पाए। और पीएच स्केल हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और देखिए यहाँ पर दोस्तों, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों को जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त स्वास्थ्य विश्लेषण अम्ल क्षार अभिक्रिया के आधार पर ही कार्य करती है। दोस्तों जो पुलिस है गाड़ी को रुकवा करके मुंह में लगाकर चेक करती नहीं रहती है कि हाँ कौन कौन शराब पिया है कौन नहीं पिया है, तो वो भी जो है ना अम्ल क्षार अभिक्रिया पर ही काम करती है। तो दोस्तों इसी के साथ 7वां चैप्टर खत्म होता है, जो भी इम्पोर्टेंट था, और उसके बाद अब 8वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर 8वें चैप्टर में देख लेते हैं कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यही टॉपिक जो दिख रहा है आपको, विलियन के प्रकार, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विलियन के प्रकार। ठोस में ठोस का विलियन। ठोस में ठोस का विलियन कौन सा होगा, मतलब विलियन मतलब 2 चीज़ को आपस में मिला देना ही विलियन कहलाता है। जैसे कि मिश्र धातु, तो मिश्र धातु जैसे कि पित्तल में तांबा में जास्ता मिला दीजिए, तो ठोस में ठोस चीज़ को मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा, ठोस में ठोस का विलियन बन जाएगा। उसके बाद ठोस में द्रव को मिलाना है, ठोस में द्रव को मिलाना है, तो थैलियम एक धातु है और पारा भी धातु है जो कि द्रव है। तो ठोस में द्रव को मिला दिए तो थैलियम और पारा के विलियन हो जाएगा क्या, ठोस में द्रव का विलियन। उसके बाद है ठोस में गैस का विलियन, तो कपूर में वायु को मिला दीजिएगा तो हो जाएगा ठोस में गैस का विलियन। उसके बाद है द्रव में ठोस का विलियन। पारा में लेड को विलियन को कहते हैं, मतलब मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, द्रव में ठोस का विलियन बन जाएगा। उसके बाद है द्रव में द्रव का विलियन, तो जल में अल्कोहल मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, द्रव में द्रव का विलियन। या पानी में दूध मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, द्रव में द्रव का विलियन। उसके बाद है द्रव में गैस का विलियन। जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलियन ही द्रव में गैस का, यानी कि द्रव में गैस को मिला दिया। जल जो है द्रव है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो द्रव में गैस का विलियन हो जाएगा जल में द्रव कार्बन डाइऑक्साइड का विलियन। गैस में ठोस का विलियन, तो धुआं में और वायु में आयोडीन का विलियन। या धूलकण जो उड़ता रहता है हवा में, तो हवा में जो धूलकण मिला हुआ है वो भी गैस में ठोस का विलियन है। उसके बाद है गैस में द्रव का विलियन, तो गैस में द्रव का विलियन कोहरा, जो भी धुंध लगा रहता है वही कोहरा। बादल जो है वो उसमें पानी रहता है और हवा में उड़ता रहता है गैस में, तो गैस में द्रव का विलियन हो गया। अमोनिया गैस का जल में विलियन। उसके बाद है गैस में गैस का विलियन।
वायु, वायु में जानते हैं हम लोग कि बहुत प्रकार के गैस मिला हुआ है, तो गैस में गैस मिला हुआ है तो वायु हो गया, और उसके बाद गैसों का मिश्रण। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखते हैं इसमें अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट क्या है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा विलेयता। विलेयता बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुने 100। विलेय दोस्तों वो होता है जिसको हम, विलायक जो होता है जैसे कि पानी अधिकतर समय विलायक का काम करता है, और विलेय जो होता है जिस चीज़ को कम मात्रा में मिलाया जाए, और विलायक वो होता है जो बहुत अधिक मात्रा में रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार विलेयता निकाला जाता है। तो दोस्तों देखते हैं आगे, देखते हैं इसमें और क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें तो सिर्फ एक ही था 5वें पेज में। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जब परिक्षेपण का माध्यम जल, अल्कोहल एवं बेंजीन हो, जब परिक्षेपण का माध्यम जल, अल्कोहल एवं बेंजीन हो, यानी कि मिलाने का माध्यम, मतलब कि जल में मिलाया जाए, अल्कोहल में मिलाया जाए और बेंजीन में मिलाया जाए, तो कोलाइडो को क्रमशः, कोलाइड को अगर इस सब में मिलाया जाए तो कोलाइडो को क्या कहा जाएगा, जल में मिलाया जाएगा तो हाइड्रोसोल कहा जाएगा, अल्कोहल में मिलाया जाएगा तो अल्कोहल ही कहा जाएगा, और बेंजीन में मिलाया जाएगा तो बेंजोसोल कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा आपको वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर। तो दोस्तों वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर चलिए देख लेते हैं। नंबर 1 पर है वास्तविक विलयन में पदार्थ विलय के कणों का आकार व्यास जो है 10⁻⁷ से कम रहता है, 10⁻⁷ से भी कम रहता है। और कोलाइडी विलयन में पदार्थ के विलय के कणों का आकार व्यास प्रायः 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच रहता है, यानी कि इसका आकार बड़ा होता है इसके तुलना में, वास्तविक विलयन के तुलना में। इस पदार्थ के कण हर अवस्था में अदृश्य होते हैं, यानी कि ये दिखते नहीं है कभी, हर अवस्था में अदृश्य होता है। कोलाइडी कणों से उत्पन्न प्रकाश प्रकीर्णन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा इसको देखा जा सकता है, कोलाइडी के कणों को उत्पन्न प्रकाश प्रकीर्णन को। ठीक है, उसमें वास्तविक विलयन में इसमें पदार्थ का कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं ये कण। ठीक है, और ये कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जिस कारण हमें दिख जाता है। ठीक है, इस विलयन का परासरणी दाब अधिक होता है, इसका परासरणी दाब अपेक्षाकृत कम होता है, मतलब वास्तविक विलयन से कोलाइडी विलयन का परासरणी दाब कम होता है। उसके बाद है यह समांग तथा एकांगी प्रवस्था वाला होता है, समांग तथा एकांगी प्रवस्था वाला होता है, यह विषमांग तथा 2 प्रवस्था वाला होता है। कोलाइडी विलयन जो है विषमांग तथा 2 प्रवस्था वाला होता है, यह समांग तथा एकांगी प्रवस्था वाला होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा विलयन का रंग। तो दोस्तों इसको हम ट्रिक से कवर करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा मिथाइल ऑरेंज गुलाबी होता है, मतलब अम्लीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा सूचक, जिसके माध्यम से हम पता करते हैं कि कौन सा चीज़ अम्लीय है, कौन क्षारीय है और कौन उदासीन है। तो उसको पता लगाने के लिए 3 सूचक है, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस और फिनाल डेलीन। जो लिटमस है प्राकृतिक और मिथाइल ऑरेंज और फिनाल थेलिन को हमने बनाया है, कृत्रिम है ये दोनों, और ये है प्राकृतिक है। तो चलिए दोस्तों मिथाइल ऑरेंज को पता लगाते हैं मिथाइल ऑरेंज से। तो अम्लीय विलयन जो है गुलाबी हो जाता है, क्षारीय विलयन पीला हो जाता है और उदासीन विलयन नारंगी हो जाता है। तो इसको ट्रिक है कि मिठाई मतलब आप जाइएगा कहिएगा मिठाई ला, तो दुकान वाला बोलेगा अब ये लो ना, आप नहीं ले रहे, अब वो कह रहा है कि अब ये लो ना, तो क्या हो जाएगा, मिठाई से हो जाएगा मिठाइल, ला से हो जाएगा लाल, यहाँ पर गुलाबी लिखा हुआ है लेकिन लाल होता है। ठीक है, अब येलो से हो जाएगा पीला, ना से हो जाएगा नारंगी, येलो न से हो जाएगा नारंगी। ठीक है, येलो से हो जाएगा पीला, ना से हो जाएगा नारंगी। और आपको ये क्रम याद रखना है, अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, फिर उदासीन विलयन, ये क्रम याद रहना चाहिए, तभी आप सही कर पाइएगा। चलिए उसके बाद है लिटमस जो है लाल हो जाता है, तो इसको याद रखना है, अनिल बेलन बैग में रखता है, अनिल बेलन बैग में रखता है। तो अनिल से हो जाएगा नीला को लाल कर देता है, कौन, अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है। और जो क्षारीय विलयन है वो लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। और बैग में रखता है, तो बैग से हो जाएगा बैगनी, उदासीन। ठीक है, उसके बाद है फिनाल डेफिलिन, तो इसको याद रखना है,
रंगू, फिर रंगू रंगीन है, फिर रंगू रंगीन है, मतलब कि आप कोई चीज़ पर रंग चढ़ा रहे हैं और रंगे लेकिन वो रंग आया नहीं, तो क्या कहिएगा, फिर रंगू रंगहीन है, तो कहेगा कि हाँ रंग दो। कोई कहेगा चाहे नहीं कहेगा, आप कहिएगा फिर रंगू रंगहीन है। इसको याद करना है फिर से, फिनोल्फथेलिन, ठीक है, थेलिन, फिनोल्फथेलिन, उसके बाद है रस, रंग से हो जाएगा रंगहीन, उसके बाद है गु से हो जाएगा गुलाबी, और रंगहीन तो यहाँ पर है ते ही है, ठीक है। उसके साथ ही 8वां चैप्टर ख़त्म होता है। और दोस्तों धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।